नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। दोस्तों, क्या भारत और कनाडा के रिश्तों में सचमुच रीसेट का बटन दब चुका है? क्या यह दौरा सिर्फ फोटो आप था या रणनीतिक गेम चेंजर? आज हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे की, जहां मुलाकात हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और नतीजा निकला कुछ इस प्रकार से। 1.9 बिलियन से 2.6 बिलियन डॉलर का 10 साल का यूरेनियम सप्लाई चेन का मसौदा, $50 बिलियन का ट्रेड टारगेट 2030 तक, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक करने की बात हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस डायलॉग, और चौथा टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर, SMR रिएक्टर पर सहयोग। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आर्थिक समझौता है या भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की स्वीकारोक्ति? और क्या यह दौरा 2023 के निज्जर विवाद के बाद टूटे रिश्तों को सच में जोड़ पाएगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल। मित्रों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े कैसे थे। क्या हुआ था आखिर जिसकी वजह से संबंधों में दरार पैदा हुई थी? 2023 में कनाडा के तत्कालीन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भूमिका का आरोप लगाया था। नतीजा, राजनीतिक निष्कासन, वीजा सेवाएं बंद, रिश्ते लगभग ठप। भारत ने आरोपों को बेसलेस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। अब 2026 में कार्नी का दौरा, क्या यह ट्रूडो युग से अलग दिशा है? मित्रों, भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड डील हो रही है, इससे क्या फायदा होगा, अब हम इसके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कनाडा को इस ट्रेड डील से क्या फायदा होगा। पहला, ऊर्जा निर्यात का एक नया और बड़ा बाजार। कनाडा की कंपनी कामिको का 10 साल का यूरेनियम सप्लाई डील। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर मार्केट्स में से एक है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति है। कनाडा अपने LNG, यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत जैसे स्थिर ग्राहक को चाहता है। दूसरा फायदा, US टैरिफ दबाव से बाहर निकलने का रास्ता। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी के कारण कनाडा पर आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब कार्नी इंडो पैसिफिक टूर पर है, जिसमें वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जाएंगे। संदेश साफ है, कनाडा अपना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, मतलब वो अमेरिका के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। तीसरा फायदा कनाडा के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स में रणनीतिक लाभ। कैसे? EV सप्लाई चेन, भारत भी इसका हिस्सा बनेगा। बैटरी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, भारत के साथ साझेदारी इक्वल टू दीर्घकालीन सप्लाई चेन स्थिरता। चौथा फायदा, राजनीतिक संदेश, कनाडा की जनता का बड़ा हिस्सा भारत से रिश्ते बहाल करने के पक्ष में है। कार्नी का संदेश साफ है, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस में भारत अहम पार्टनर है। अब बात करते हैं भारत को क्या फायदा है। पहला फायदा, 10 साल का यूरेनियम सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा। भारत को क्या गारंटी मिली है? लंबी अवधि का अनुबंध हुआ है भारत और कनाडा के बीच में। स्थिर मूल संरचना है, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को मजबूती है, और सबसे महत्वपूर्ण, रूस पर ऊर्जा निर्भरता में अब थोड़ी सी कमी आएगी। मोदी ने स्पष्ट कहा, हम SMR और एडवांस रिएक्टर पर साथ काम करेंगे। हम मतलब कनाडा और भारत। दूसरा फायदा, 50 बिलियन ट्रेड लक्ष्य। CEPA में टैरिफ घटेंगे, निवेश और रोजगार बढ़ेंगे भारत में। कृषि टेक फार्मों को फायदा मिलेगा। तीसरा, डिफेंस और मैरीटाइम सहयोग। डिफेंस डायलॉग लॉन्च होगा, मिलिट्री एक्सचेंज होंगे, इंडो पैसिफिक में स्थिरता आएगी, भारत का ग्लोबल रोल और भी ज़्यादा मजबूत होगा। मित्रों, अब बात करते हैं चौथे फायदे के लिए जो भारत को हो रहा है, टेक्नोलॉजी और AI। भारत और कनाडा AI, सेमीकंडक्टर, सुपर कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर टेक पर काम करेंगे। भारत अब टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, सिर्फ मार्केट नहीं है। पहले भारत को लोग केवल मार्केट की तौर पे देखते थे, आज वो पार्टनर है। और सबसे महत्वपूर्ण, खालिस्तान का मुद्दा। कार्नी और
मोदी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख अलगाववाद को कोई सार्वजनिक उल्लेख नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अब फोकस है एनएसए स्तर पर बातचीत पर, लॉ इन्फोर्समेंट चैनल पर, राजनीतिक बयानबाजी से दूरी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ट्रूडो काल में क्या हो रहा था? सार्वजनिक आरोप लगाए जा रहे थे, मीडिया नैरेटिव चलाया जा रहा था। कॉर्नी काल में क्या हो रहा है? संस्थागत संवाद हो रहे हैं, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या के बाद वैश्विक तनाव बढ़ा है। भारत और कनाडा दोनों ने क्षेत्रीय स्थिरता की अपील की है। दोस्तों, डी एस्केलेशन की बात की है, कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। यह दिखाता है कि दोनों देश वैश्विक संकटों पर समान दृष्टिकोण अपना रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत की बढ़ती इंपॉर्टेंस आज अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब कनाडा सब भारत के साथ न समझौते कर रहे हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन है मित्रों। 1.4 अरब की अर्थव्यवस्था, तेज जीडीपी ग्रोथ, सप्लाई चेन का विकल्प, रणनीतिक संतुलन। भविष्य में मित्रों क्या हो सकता है? अब ये सवाल खड़ा होता है। CEPA 2026 में साइन हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरा, भारतीय विश्वविद्यालयों में कनाडाई कैंपस लग सकते हैं। SMR न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट पर बात चल रही है। रक्षा सहयोग में संयुक्त अभ्यास की बात चल रही है। खालिस्तानी नेटवर्क पर सख्ती की बात भी चल रही है आज की डेट में भारत और कनाडा के मध्य में। अब मित्रों कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या कनाडा वाकई खालिस्तानी नेटवर्क पर सख्त कदम उठाएगा? क्या निज्जर केस अब अदालत में ही सिमटेगा? राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या CEPA 15 साल की बातचीत के बाद सच में पूरा होगा? क्या भारत कनाडा मिलकर चीन पर रणनीतिक संतुलन बना सकते हैं? मित्रों, ये सिर्फ डील नहीं है, दिशा है भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए। कार्ने का दौरा 3 संकेत देता है। कनाडा भारत की जरूरत है। भारत अब विकल्प नहीं, केंद्रीय खिलाड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पहले लोग विकल्प के तौर पे देखते थे भारत को, लेकिन आज महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पे देखा जा रहा है। ट्रूडो युग की तनावपूर्ण राजनीति से बाहर निकलकर आर्थिक यथार्थवाद की ओर बढ़ना ही लक्ष्य है। मोदी का T20 क्रिकेट का उदाहरण देकर भारत और कनाडा के संबंधों के संबंध में क्या कहा गया, अब उस पर बात करते हैं। फास्ट डिसीजन, फियरलेस स्ट्रोक, मैच विनिंग पार्टनरशिप। ये साझेदारी लंबी टेस्ट मैच नहीं, तेज निर्णयों का दौर है मित्रों, अगर आपको अभी तक की मेरे द्वारा बनाई गई रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम।